राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो 11th का मॉडल सेट आ चुका है और जैक मॉडल सेट जारी कर चुका है। तो आज आप लोग को BST का मॉडल सेट बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो BST का मॉडल सेट आपको जो दिया जाएगा वो 40 क्वेश्चंस दिया जाएगा और 40 का 40 क्वेश्चन आपको बनाना है इसमें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन एक आर्थिक क्रिया नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अगर एक्टिविटी का जब भी बात करते हैं तो दो तरह का एक्टिविटी होता है, ठीक है ना। तो एक्टिविटी का अगर बात किया जाए यानी क्रियाएं का, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी मानवीय क्रियाएं, ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक आर्थिक क्रियाएं, एक है आर्थिक क्रियाएं और एक है अनार्थिक क्रियाएं। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बस दो तरह का याद रखना है आपको, एक आर्थिक क्रियाएं और एक अनार्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट अर्निंग, यानी प्रॉफिट कमाना इसका उद्देश्य है। और अनार्थिक क्रिया क्या है? इसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य नहीं है। इसका क्या है? खाली सेटिस्फैक्शन से मतलब है, इसको आत्मसंतुष्टि या संतुष्टि से मतलब है, ठीक है, सेटिस्फैक्शन। तो प्रॉफिट अर्निंग कब होगा? जब हम लोग कोई गुड्स का सेल या परचेज़ करेंगे तभी प्रॉफिट अर्निंग होगा। और सेटिस्फैक्शन कब होगा? जैसे अगर हम लोग कोई चैरिटी में दान करते हैं, ठीक है, या मंदिर जाते हैं और या किसी का सेवा करते हैं या सामाजिक सेवा करते हैं तो हम लोग क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ये कैटेगरीज में है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है, यानी अनार्थिक क्रियाएं। जो अनार्थिक क्रिया है इसमें से कौन सा है? तो ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स दिया गया है, यानी वस्तु का उत्पादन, ट्रेडिंग इन गुड्स, वस्तुओं का व्यापार, प्रोफेशनल सर्विसेज, पेशेवर सेवा, और एक है सोशल सर्विस। तो आप इजीली बता सकते हैं, इसमें समझा दिया गया आपको। ये जो तीनों दिया गया है, ये ऊपर का 3 ABC, ये तीनों किस में आता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है। और ये सोशल सर्विस किस में आता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब अनार्थिक क्रिया में आता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी आपको पता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 का डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि बिजनेस लाइक वेदर इज विथ अस एवरी डे, हु सेड दिस आउट ऑफ द फॉलोइंग। मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है, ये कथन किसका है? तो मौसम जो है वो क्या होता है? चेंज होता रहता है। तो ये कथन आपको याद करने का एक टेक्निक बता दे रहे हो। वेदर जो है हमेशा क्या होता है? चेंजेस होते रहता है। तो वेदर चेंजेस होगा मतलब परिवर्तन का मतलब वो चक्कर की तरह घूमते रहता है। तो व्हीलर से याद रखिएगा, व्हीलर, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक याद रखिएगा, मौसम जो है वो चक्र की तरह घूमते रहता है और चक्र जो है वो क्या है? व्हीलर, व्हील याद रखिएगा, ठीक है, व्हीलर की तरह घूमते रहता है। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि बिजनेस रिस्क इज़ नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू, यानी व्यावसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होती है। कब नहीं होती है? जब गुड मैनेजमेंट हो, यानी अच्छे प्रबंध हो, ठीक है ना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 3 नंबर का। 4 नंबर में वाणिज्य यानी कॉमर्स, कॉमर्स जो है वो क्या होता है कि वो व्यापार का अंग होता है, इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेड होता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी, 4 का बी। एक्सक्यूज़ मी। तो 5वां नंबर में आपको पूछा गया है कि माइनिंग इज़ एन, माइनिंग जो है यानी खनन जो है, खनन इसमें क्या कौन सा कैटेगरी में आता है? एक लिखा गया है जेनेटिक उद्योग, मतलब जेनेटिक इंडस्ट्री। दूसरा लिखा गया है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, यानी निष्कर्षक उद्योग है। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री मतलब रचनात्मक उद्योग है। और
चौथा दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, यानी निर्माणी उद्योग है। तो यानी इंडस्ट्री जो है यानी उद्योग को, इसको भी हम लोग समझते हैं, यानी जो इंडस्ट्री का बात किया जा रहा, यानी उद्योग को, इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। तो पहला है प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री। दूसरा है सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री। और तीसरा है टेरिटरी इंडस्ट्री, टेरिटरी इंडस्ट्री, ठीक है। यानी इसको प्राइमरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक, प्राथमिक उद्योग। ये क्या है, द्वितीयक, और इसको क्या बोलते हैं, तृतीयक। ये क्लियर है आप लोग को। इंडस्ट्री को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टेरिटरी इंडस्ट्री, यानी प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग, ठीक है ना। तो इसका मतलब समझ लीजिए, प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या आता है, प्राइमरी इंडस्ट्री को अब 2 कैटेगरी में बांटा गया है, प्राइमरी इंडस्ट्री को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, और एक जेनेटिक इंडस्ट्री। इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया, ठीक है ना। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री यानी एक्सट्रैक्टिव को जो है, यानी निष्कर्षक उद्योग जो है आपका, यानी जो निष्कर्षक उद्योग, और जेनेटिक, आनुवंशिक बोल सकते हैं इसको, जेनेटिक उद्योग। तो इसका मतलब सिर्फ समझ लीजिए तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब होता है जो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से हम लोग को मिलता है, यानी जो हम लोग को पृथ्वी से मिलता है, ठीक है ना। यानी जैसे मिनरल्स, मिनरल्स यानी खनिज का कहाँ से मिलेगा, मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, मिनरल्स फ्रॉम अर्थ से, या फिर मछली यानी फिश फ्रॉम रिवर, या फिर सी से यानी समुद्र से, फिश फ्रॉम रिवर्स और सी। और जो तीसरा है वो भी आप लिख सकते हैं कि वुड फ्रॉम फॉरेस्ट, यानी लकड़ी हम लोग को जंगल से, वुड फ्रॉम फॉरेस्ट। ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में आता है, ठीक है। और जेनेटिक का मतलब क्या होता है, जेनेटिक में होता है कि आपका कोई भी, जैसे पशुपालन हो गया, बर्ड्स यानी जो चिड़िया को देख रेख का हो गया, ये आपका जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में आता है। जैसे आपका जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या हो जाएगा कि मिल्क फ्रॉम कैटल, यानी मिल्क फ्रॉम, मवेशियों से दूध निकालना, मिल्क फ्रॉम कैटल। दूसरा क्या हो सकता है, डायरी फार्म हो सकता है। तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्म भी बोल सकते हैं, पोल्ट्री फार्म भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका जेनेटिक में आता है। और जो आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री है, सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और दूसरा आता है आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को जो है इसमें हम लोग देखते हैं कंज्यूमर गुड्स को देखते हैं और इंडस्ट्रियल गुड्स को देखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कंज्यूमर गुड्स को हम लोग देखते हैं या तो
हम लोग इंडस्ट्रियल गुड्स को देखते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स को देखते हैं। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन में तो आपको पता ही है, जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, रोड के बाद पुल का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, तो बस ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आता है। और टेरेटरी में क्या आता है, यानी तृतीयक उद्योग में क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट, गुड्स या सर्विस को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है, बैंकिंग का ज़रूरी है, इंश्योरेंस का ज़रूरी है। तो ये सब, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है इंडस्ट्री से अगर कुछ पूछता है तो। देखिए आप इजीली आप इसको क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं जो आपको पूछा गया। तो माइनिंग जो है आप कहाँ से यूज़ कीजिएगा, रिसोर्सेज फ्रॉम, नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम क्या है, अर्थ से आप ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, यानी माइनिंग का जो यूज़ होगा वो कहाँ से होगा, आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज से होगा। तो देखिए सोल्यूशन हो गया ना। तो कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए, आपको रटने का ज़रूरत नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आप रटने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। और अगर जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या हो सकता है, मिल्क फ्रॉम कैटल, डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म अगर कुछ दिया रहता तो जेनेटिक हो जाता, यानी पशुपालन, या फिर पोल्ट्री फार्म का अगर मुर्गी पालन ये सब दे देता तो क्या हो जाता है, जेनेटिक हो जाता। कंस्ट्रक्शन के बारे में, अगर कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछा जाता है तो रोज कंस्ट्रक्शन वगैरह ये सब पूछा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग अगर पूछा जाता है कि शुगर का मैन्युफैक्चरिंग, ये सब आपको पूछा जा सकता था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देखिए 2 क्वेश्चन मिल गया ना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या आ सकता है, अब आप खुद बता देंगे। तो मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर आ जाएगा, ठीक है। ये सब तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स। तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 6 का। 7 नंबर में, द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इन द हिंदू फैमिली बिजनेस इज। तो कर्ता जो होता है हिंदू बिजनेस फैमिली में, हिंदू फैमिली बिजनेस में, तो सारा लायबिलिटी जो है उन्हीं के ऊपर होता है। तो इसीलिए उनका जो लायबिलिटी होता है वो क्या होता है, असीमित होता है, सारा देख रेख उन्हीं को करना पड़ता है, तो अनलिमिटेड हो जाता है, असीमित हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़, तो रजिस्ट्रेशन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या होना चाहिए, कंपलसरी, यानी अनिवार्य होता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक एक्ट बना था 1912 में, आपको पूछ सकता है, ये याद रखिएगा। 1912 में इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी करके 1912 में ये बनाया था एक्ट। तो 1912 याद रखिएगा, ठीक है। और ये अनिवार्य है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ डूइंग मैक्सिमम गुड ऑफ सोसाइटी, यानी निम्नलिखित में से कौन समाज का अधिकतम हित कर सकता है। किससे हित होगा, नैतिकता से हित होगा, ठीक है, एथिक्स, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, दैट एन एंटरप्राइज मस्ट बिहेव एज अ गुड सिटीजन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स। एक उद्यम को एक अच्छे नागरिक की भांति व्यवहार करना चाहिए, ये किसके प्रति उत्तरदायित्व का उदाहरण है। तो ये समाज के प्रति उत्तरदायित्व है ये, ठीक है ना। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कम्युनिटी, यानी समाज। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 11 नंबर में दिया गया है, नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग इज। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या, ये समझ लीजिए। आउटसोर्सिंग का मतलब है कि थर्ड पार्टी से काम कराना, ठीक है। तो जैसे बीपीओ जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्टी से काम किस टाइप से होगा, कुरियर का सर्विस ले सकते हैं हम लोग, लेते हैं ना। तो वो थर्ड पार्टी करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेचर क्या है आउटसोर्सिंग का, तो इन्हेंसमेंट ऑफ बिजनेस, हाई क्वालिटी सर्विसेज, नीड ऑफ प्रेजेंट टाइम, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी चूजन फॉर अ रिस्की बिजनेस। जोखिमपूर्ण व्यवसाय के लिए व्यवसाय संगठन के कौन से रूप का चुनाव करना चाहिए। अगर बहुत जोखिम भरा बिजनेस है तो वो क्या हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी एकल स्वामित्व का बिजनेस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 12 का, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। उम्मीद है आपको वीडियो पूरा पसंद आएगा। अगर आप पूरा अंतिम तक अगर देखते हैं, स्किप मत कीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा गया है। इन अ प्राइवेट एंटरप्राइजेस ऑडिट इज, निजी उपक्रम में अंकेक्षण तो कराना बहुत ही ये अनिवार्य होता है कंपनी के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओनर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस इज, यानी पब्लिक यानी सार्वजनिक उपक्रम का स्वामी होता है, सार्वजनिक का क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट होता है, यानी सरकार होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फ्यूचर ऑफ ई बिजनेस इन इंडिया, बिल्कुल बहुत ही ब्राइट है।
सही चल रहा है। 15 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वल। 16 नंबर, सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है, यानी जो है सार्वजनिक कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी के बारे में आपको पूछा गया है। तो कंपनी जो है वो 2 तरह का होता है, याद रखिएगा। कंपनी जो है वो 2 तरह का होगा, एक होगा पब्लिक और एक होगा प्राइवेट, ठीक है ना, पब्लिक और प्राइवेट। तो यानी इसमें आपको पूछ सकता है कि मिनिमम और मैक्सिमम पूछा जा सकता है, कितने सदस्य हो सकते हैं। प्राइवेट में भी सेम पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसमें मिनिमम और मैक्सिमम का, इसी में आप गलती कर देते हैं। तो पब्लिक कंपनी में जो है मिनिमम होने चाहिए 7 और मैक्सिमम हो सकता है अनलिमिटेड, याद रखिएगा। और प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 होने चाहिए, मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम होने चाहिए 200। ये पूछा जा सकता है आपका कंपनी के से रिलेटेड। तो आपको देखिए यहाँ पर वही पूछा गया है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी। तो आपको बता दिया गया है कि पब्लिक कंपनी में कितने होने चाहिए, मिनिमम पूछा है यहाँ पर। तो मिनिमम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं हम लोग। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नॉर्मली, पूर्वाधिकारी अंशधारियों को साधारणतः क्या नहीं रहता है, नो वोटिंग राइट्स, यानी कोई वोटिंग राइट्स नहीं दे रहता है, मत देने का अधिकार नहीं होता है। भले डिविडेंड मिल सकता है, इजीली डिविडेंड मिल जाएगा, लेकिन नो वोटिंग राइट्स रहता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, ईच वन ऑफ विच आर कॉल्ड, यानी कंपनी की पूंजी विभिन्न हिस्सों में विभाजित होती है, प्रत्येक हिस्से को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, शेयर बोलते हैं उसको, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 19 नंबर में पूछा गया इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन इज अ, यानी औद्योगिक वित्त निगम क्या है, एक पब्लिक कॉरपोरेशन है, यानी सार्वजनिक निगम है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20 नंबर पूछा गया द स्कोप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इज, तो इसका स्कोप क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्षेत्र क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्षेत्र क्या है। तो ऑप्शन में आपको दिया गया है स्थानीय, यानी लोकल, नेशनल, राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, तो ये अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर देख लेते हैं द मोस्ट सुइटेबल अकाउंट फॉर अ बिजनेसमैन के लिए, व्यवसायी के लिए सबसे उपयुक्त खाता, यानी बिजनेसमैन यानी व्यवसायी के लिए होगा, व्यवसायी के लिए क्या हो जाता है, करंट अकाउंट यानी चालू खाता, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 21 का। 22 नंबर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, निम्न में से क्या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंतर्गत आता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, डेबिट कार्ड, ये ऑल ऑफ द अबव, यानी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, स्वचालित टेलर मशीन, डेबिट कार्ड, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। द पीरियड ऑफ फायर इंश्योरेंस अगर पूछा जाता है या मैरीन इंश्योरेंस अगर पूछा जाता है तो उसका अवधि होता है 1 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फायर इंश्योरेंस पूछ ले या फिर मैरीन इंश्योरेंस पूछ ले, याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 ईयर हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है, 1 ईयर का ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपको पूछा गया 24 नंबर में कि प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मूलभूत उद्देश्य क्या होता है। ये एंडेमिनिटी होता है, एंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति का उद्देश्य होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्पीड पोस्ट सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में स्पीड पोस्ट सेवाओं का प्रारंभ कब हुआ था, 1986 में, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, 1986। भारत में इंटरनेट का उपयोग होता है, इन इंडिया इंटरनेट इज़ यूज्ड लाइब्रेरीज़ के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, इन बैंकिंग के लिए, ऑल ऑफ द, पुस्तकालय में, विश्वविद्यालय में, बैंक में, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विच टाइप ऑफ यूटिलिटी इज़ क्रिएटेड बाय वेयर हाउस, यानी भंडारगृह किस प्रकार की उपयोगिता का सृजन करता है। तो ये टाइम यूटिलिटी हो जाएगा, यानी समय उपयोगिता, यानी जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ को स्टोर करना है, वो कितने समय तक स्टोर करना है, जब तक वो सामान को परचेस करके सेल ना कर दिया जाए, बस उस समय के लिए, यानी समय उपयोगिता हो जाएगा सही आंसर। 28 नंबर में दिया गया द वेयर हाउस वेदर हाईली पेरिशेबल गुड्स आर केप्ट सेफली, यानी शीघ्र नाशवान वस्तु को सुरक्षित रखने वाला भंडारगृह कौन सा है, सरकारी भंडारगृह यानी गवर्नमेंट वेयर हाउस, नहीं ये तो नहीं हो सकता है, गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट, उससे क्या मतलब है। दूसरा है आपका बंधक भंडारगृह यानी बॉन्डेड वेयर हाउस, शीत भंडारगृह यानी कोल्ड स्टोरेज, और पब्लिक वेयर, ये हो जाएगा कोल्ड स्टोरेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, शीघ्र नाशवान वस्तु को सेफ रखने के लिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी, तो शेयर होल्डर्स क्या होता है, कंपनी का ओनर्स होता है, यानी स्वामी होता है। 30 नंबर में कि पेड ऑन डिवेंचर्स, यानी ऋण पत्रों पर दिया जाता है, ऋण पत्रों पर क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ब्याज दिया जाता है, और
अंशों पर क्या दिया जाता है, लाभांश दिया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, फाइनेंस रिसीव्ड ऑन द इश्यू ऑफ शेयर इज, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त वित्त क्या है, ये दीर्घकालीन होती है, ठीक है। ये किस तरह की होती है, वित्त जो प्राप्त होती है दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म होती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 32 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, निम्न में से कौन संतुलित क्षेत्रीय विकास में सहायक है, तो कौन सा सहायक है, स्मॉल बिजनेस के लिए, लघु व्यवसाय के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री, इनमें से कौन सी लघु उद्योग की समस्या नहीं है, इन एडिक्वेट फाइनेंस, अपर्याप्त वित्त, हाँ है ये, प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव, लैक ऑफ ट्रेंड पर्सन, ओल्ड टेक्नोलॉजी और लोकल डिमांड, ये इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 34 नंबर में, रिटेलर सेल गुड्स टू, यानी फुटकर व्यापारी माल किसको बेचता है, कंज्यूमर्स को बेचता है, उपभोक्ताओं को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सुपर बाजार आर द एग्जाम्पल ऑफ, यानी सुपर बाजार का उदाहरण क्या है, विभागीय भंडारों का यानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 36 नंबर में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिपार्टमेंटल स्टोर वेयर ओरिजिनेटेड, यानी जो डिपार्टमेंटल स्टोर है कहाँ जन्म हुआ था, यानी फ्रांस में ही स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। 36 नंबर तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देख लेते हैं 37 नंबर में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेट किया गया है। 37 नंबर में बोला गया है कि कप्तान की रसीद निर्गत करता है, यानी मेट्स रिसिप्ट इज इशूड बाय, जहाज का कप्तान यानी कैप्टन ऑफ शिप, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 38 में पूछा गया, निर्यात प्रक्रिया आरंभ होती है, यानी एक्सपोर्ट प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम, कब से होता है, बाय बिल ऑफ लैडिंग, जहाजी बिल्टी से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 39 नंबर में, जब आयात निर्यात की तुलना में अधिक होगा तो व्यापार संतुलन होगा, व्हेन इम्पोर्ट एक्सीड्स द एक्सपोर्ट देन द बैलेंस ऑफ, यानी इम्पोर्ट ज़्यादा होगा एक्सपोर्ट से, यानी ज़्यादा हम लोग मंगाते जाएंगे और एक्सपोर्ट यानी कहीं भेजेंगे नहीं, तो क्या होगा, वो अनफेवरेबल होगा, यानी प्रतिकूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है 40 नंबर का, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई है, व्हेन वाज द वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश्ड, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जुलाई 1944, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 40 का 40 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और भी आपके लिए मॉडल सेट लेकर आऊँगा, और तब तक आप इसको सही से पढ़ लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और बहुत ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसी को दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और तब तक ले राधे राधे दोस्तों।